हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है दोस्तों? पॉलिटी की हम रिवीजन क्लास ले रहे हैं, यूपीएसआई वालों के लिए, है नी? और दोस्तों मेहनत करनी है कैडी करके, जितनी मेरी वीडियो पहले पड़ी हुई है उनको भी रिवीजन करते रहिए, उनको पढ़ते रहिए। पॉलिटी का आप इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। देखो आपको पॉलिटी मैं करा रहा हूँ, हिस्ट्री मैंने सारी वीडियो हो गई है, हिस्ट्री भी दोबारा शुरू कर रखी है, पॉलिटी भी दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है? और दोस्तों मिक्स्ड क्वेश्चन मैंने चलाए रखे हैं आपको, जिसमें करंट भी है और दोस्तों उसमें जो तुम्हारा ये मूल विधि वगैरह है नहीं? और मिक्सअप क्वेश्चन तो ही उसके बारे में डिटेल भी है। जितनी भी वीडियो मैंने देखी है डाली है दोस्तों उसको बार-बार देखिए। आप देखना आपको जी के जीएस में बहुत बेहतरीन मिलेगा कंटेंट, ठीक है? इससे बाहर दोस्तों जाएगा नहीं, ठीक है? और दोस्तों बाकी क्लासेस चल ही रही हैं धीरे-धीरे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास की तरफ अपनी पॉलिटी को लेकर। तो अनुच्छेद 89 का फर्स्ट आर्टिकल 89 का फर्स्ट के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 89 का फर्स्ट कहता है। कौन सा कहता है? आर्टिकल 89 का फर्स्ट। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है दोस्तों। बहुत बढ़िया। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। क्या उपराष्ट्रपति के पास अपने पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व है? नहीं है भाई। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन दोस्तों कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है? राष्ट्रपति की पद त्याग, अपद स्त्रीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों कार्य करता है कौन? उपराष्ट्रपति। आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 कहता है दोस्तों राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो कौन सा आर्टिकल दोस्तों कहता है? आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए दोस्तों एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है भैया? मंत्री परिषद का प्रधान दोस्तों कौन होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, ठीक है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? उसका अध्यक्ष भी दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? अगर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बात मैं करता हूं तो उसका भी दोस्तों होता है प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है भाई। तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। मंत्रिमंडल का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे। जो मंत्रिमंडल का जो दोस्तों सदस्य होते हैं वो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के भी हो सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री दोस्तों कौन थे? जो स्वतंत्र हमारा जब भारत हुआ था तो उस जो पहली बार जो वित्त मंत्री बने थे दोस्तों कौन बने थे? आर के षणमुखम चेट्टी। दोस्तों कौन है? आर के षणमुखम चेट्टी। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947। तो अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला जो केंद्रीय बजट था कब पारित हुआ था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1947 को। और किसने किया था दोस्तों? तो वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम चेट्टी। तो चेट्टी जी ने दोस्तों किया था पहला बजट। अनुच्छेद 35 का 2 का 3 क्या कहता है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल इसी अनुच्छेद में किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल कौन से आर्टिकल में कहा गया है? कहा गया है या किया गया है? अनुच्छेद 35 के 2 के 3 में। आगे दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय दोस्तों प्रधानमंत्री के अंडर में होता है। प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। तो प्रशासनिक कौन होता है? प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो कि सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो जो कैबिनेट सचिव, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 75। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा और पदच्युति कौन करेगा दोस्तों? अनुच्छेद 75 करेगा। अगर 75(1) की दोस्तों मैं बात करता हूं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करेगा?
ये आर्टिकल 75 का फर्स्ट कहता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दोस्तों करता है। ये भी कौन कहता है? आर्टिकल 75 का फर्स्ट ही कहता है। अनुच्छेद 75 के 2 की मैं दोस्तों बात करता हूं तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो मंत्री जो है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 75 का 2 दोस्तों ये कहता है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना कहां लिखा गया है? भाग 5 में अनुच्छेद 75 के 3, अनुच्छेद 75 के 3 के तहत, तो आर्टिकल 75 3 के तहत मंत्री परिषद जो होगी, मंत्री परिषद दोस्तों जो होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। तो अगर कुछ लोकसभा किसी चीज पर लेकर किसी चीज को उठाती है, किसी मामले को उठाती है और उसमें अगर जवाब देना होगा तो दोस्तों सामूहिक रूप से जवाबदेही होगी मंत्री परिषद की। बात समझ में आई नहीं? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। अगर दोस्तों मेरे लल्लो, मेरे लालियो, अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है तो आप प्रधानमंत्री बनने के लिए काबिल हो गए हैं। लोकसभा के लिए उम्र कितनी दोस्तों? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए दोस्तों कितनी है? 30 वर्ष है। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों, जो अपने कार्यकाल में कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए। और कब से कब तक रहे? 1989 से 1980 तक। 89 नहीं 79, 1979 से 1980 तक। तो जुलाई से और जनवरी तक दोस्तों ये रहे थे। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं महान्यायवादी और सीएजी कैग के बारे में। महान्यायवादी और कैग के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय सरकार के कानूनी सलाहकार दोस्तों कौन होता है? अटॉर्नी जनरल दोस्तों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, या कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं दोस्तों? महान्यायवादी। बात समझ में आई नहीं? इसके अतिरिक्त कानूनी जो सलाहकार दोस्तों होता है, इसके अतिरिक्त कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधिक अधिकारी भी होते हैं, जिन्हें सोलिसिटर जनरल क्या कहते हैं दोस्तों? सोलिसिटर जनरल कहते हैं, महान्यायाधिवक्ता। ठीक है भैया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? तो कैग का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष की उम्र तक, जो पहले हो जाए वो बढ़िया। ठीक है, रिटायरमेंट ले लो, अपने घर जाओ। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि जिस रीति से जिन अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से कैग को भी हटाया जा सकता है। ध्यान रखना। तो कैग को जिस तरीके से दोस्तों क्या उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाते हैं, उसी तरीके से दोस्तों कैग को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, नहीं हटा सकता, नहीं हटा सकता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 148(1) के अनुसार। तो अनुच्छेद 148(1) के अनुसार जो कैग की नियुक्ति दोस्तों करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकार के लोक लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति और राज्यपाल को दोस्तों सौंपता है। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोलते हैं इसको। भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं दोस्तों लोक वित्त संरक्षक के रूप में। किसके रूप में? लोक वित्त संरक्षक के रूप में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है दोस्तों? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, एजी है नी, महान्यायवादी, महाधिवक्ता नहीं है, महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों करता है। तो कौन से आर्टिकल के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो 76 के अनुसार। योग्यता क्या है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, और भारत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करता है।
अनुच्छेद 79 की बात करता हूं दोस्तों। भारतीय संसद राष्ट्रपति दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो आर्टिकल 79 कहता है कि जो संसद बनेगी ना भैया वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से तीनों से मिलकर, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनेगी संसद। तो 79 आर्टिकल कहता है। अनुच्छेद 83 का फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो 83 का एक कहता है राज्यसभा क्या है दोस्तों, एक स्थायी सदन है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्ति पर, आपको पता होगा 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, नए सदस्य आते रहते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का वैसे कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 82 का 183 का 2, तो अगर आर्टिकल 83 के 2 की बात करते हैं, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि आपातकाल की स्थिति खत्म हो गई है तो किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह से अवधि के अधिक नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 83 का 2 कहता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक के लिए, 1 वर्ष तक के लिए। यदि आपातकाल की स्थिति खत्म हो गई है तो किसी भी दशा में 6 माह से ज्यादा बड़ा, मतलब 6 माह से ज्यादा आगे तक विस्तार नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई नहीं, 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन वगैरह कराने पड़ेंगे। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष है, प्रधानमंत्री की 25 वर्ष है। राज्यसभा में दोस्तों 30 वर्ष है, ये आपको पता होगा। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वेद मत का डैश भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो कितने ना प्राप्त करने पर, 1/6। अगर लोकसभा में किसी लोकसभा के इलेक्शन में अगर किसी ने 1/6 वेद मतों का नहीं पाया है तो दोस्तों उसकी जमानत जब्त हो जाती है, जमानत राशि जब्त हो जाती है। थोड़े पैसे होते हैं तो पहले तो कम ही होते थे, अब तो शायद 10,000 15,000 के आसपास होते हैं, तो उसको वापस नहीं करते हैं। जब टिकट भरते हैं उस टाइम पे जमा होते हैं। लोकसभा डैश की सभा है, तो लोकसभा जनता की सभा है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। आर्टिकल 85 का फर्स्ट, राष्ट्रपति संसद का समय समय पर सत्र बुलाता है। 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और 1 वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 85 का फर्स्ट कहता है ये, ठीक है भैया। किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा, तो लोकसभा को कार्यकाल से पूरा होने से पहले हम भंग कर सकता है, आर्टिकल 85 का 2। मतलब अगर प्रधानमंत्री या कोई भी पार्टी अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही है तो राष्ट्रपति उसको भंग कर देगा 85 के 2 के अनुसार। यह है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है कोरम संख्या, ठीक है भैया। तो कौन से आर्टिकल के, तो आर्टिकल 103 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 103 के अनुसार कोरम संख्या 1/10 होता है। लोकसभा का सत्रावसान और विघटन, जो लोकसभा का सत्रावसान है दोस्तों और विघटन आर्टिकल 85 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति करता है। तो विघटन या सत्रावसान आर्टिकल 85 2 के तहत राष्ट्रपति करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक न्यायालय का परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं संसद के वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित हैं दोस्तों, आर्टिकल 112 के 3, आर्टिकल 112 के 3 भैया, वित्त भत्ते इन सबके। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमोदन अनिवार्य है, तो संसद की। अगर संचित निधि से दोस्तों धन निकालना है तो संसद का अनुमोदन अनिवार्य है, ठीक है। संचित निधि से धन निकालने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक है, तो संसद विनियोग विधेयक दोस्तों आर्टिकल 114 के अनुसार। तो संचित निधि से धन निकालने के लिए संविधान के आर्टिकल 114 के अनुसार संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक है, ठीक है भैया, 114 के द्वारा। प्रमुख लोकसभा सीटें दोस्तों देख लेंगे। उत्तर प्रदेश की ध्यान रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश का देने जा रहे हैं एग्जाम। तो उत्तर प्रदेश में 80 की सबसे ज्यादा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों 48 है, महाराष्ट्र में 48 है, मध्य प्रदेश में 29 है और गुजरात में दोस्तों 26 है, केरल में 20, असम 14, झारखंड 13, पंजाब 13 और दिल्ली 7। दिल्ली में कितने दोस्तों, 7 है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, आपको पता होगा, आर्टिकल 118 4 के अनुसार। आर्टिकल 118 4 के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र, तो क्षेत्रफल के अनुसार
जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों। अगर 5 बड़े निर्वाचित क्षेत्र कौन से दोस्तों? सबसे बड़ा लद्दाख, उससे छोटा बाड़मेर राजस्थान, कच्छ राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश पूर्वी और अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी, ये है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, नहीं। जनसंख्या के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र दोस्तों कौन से हैं? मल्काजगिरी तेलंगाना, गाजियाबाद, जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों, है नहीं। तो सबसे जनसंख्या ज्यादा किसमें है? तो मल्काजगिरी, गाजियाबाद, बेंगलुरु, उन्नाव और उत्तर पश्चिमी दिल्ली। सर्वप्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों? तो गणेश वासुदेव मावलंकर के जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जिनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और अभी आप लोगों ने देखा होगा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था किसके लिए? ओम बिरला जी के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही खबर है। 15वीं लोकसभा की अध्यक्षा 15वीं लोकसभा की अध्यक्षा डैश लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी दोस्तों, मीरा कुमारी। तो 15वीं लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता थी। तो 15वीं लोकसभा की अध्यक्षा मीरा कुमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो अगर दोस्तों पूछे लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन थी, तो मीरा कुमारी थी, जो सन 2009 में इस पद पर चुनी गई थी, है नहीं। वर्तमान 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? ओम बिरला है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया इनके लिए भी। राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 250। आगे बात करते हैं, संसद में शून्यकाल कितने बजे होता है दोस्तों? 12 बजे। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखें। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार किसे मनोनीत किया जाता है? तो विपक्ष के किसी भी नेता को, है नहीं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा परंपरा के अनुसार किसे चुना जाता है? तो विपक्ष के नेता को चुना जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक किस मामले में और कब आयोजित की गई थी? तो लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम बैठक, जो संयुक्त बैठक हुई थी, तो दहेज निवारक अधिनियम 6 मई 1961। तो आप मूल विधि में देखते हैं, दहेज निवारक अधिनियम 1961, है नहीं। तो इस मामले में, दहेज के मामले में, ये दोस्तों संयुक्त बैठक बैठी थी, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था 6 महीने से। दूसरी संयुक्त बैठक 1978 में, तो दूसरी संयुक्त बैठक 1978 में बैंकिंग सेवा के आयोग के लिए, और तीसरी संयुक्त बैठक आतंकवाद निरोधक आदेशों के लिए, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो उपभोक्ता अधिनियम 1986 कब किया गया? उपभोक्ता अधिनियम 1986। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद में द्वारा पारित किया गया 5 जून है, ये तो नहीं, 15 जून है, 5 जून, 15 जून 2015, 15 जून ही होगा वैसे, मुझे 5 जून सा लग रहा है। चलो देख लेना दोस्तों इसको एक बार, पर 15 जून ही हो जाते ख्याल है, नहीं। 15 जून 2015 को तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति दी गई थी। 12 अक्टूबर 2005 को यह प्रभावित हुआ था, है नहीं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीय को, इसको खत्म कर दिया गया। आंग्ल भारतीय को पहले राष्ट्रपति लोकसभा में कर सकता था, 14 से जाने कर सकता था, 14 12, ठीक है। तो राज्यसभा में 12 और तो 14, टोटल 14 होते थे। तो अनुच्छेद 331 के अनुसार दोस्तों करता था, इसको खत्म कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन हुआ था, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत 70 वर्ष के बाद इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है नहीं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या, जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है दोस्तों, कितनी है? 550। तो जो संसद है दोस्तों, उसमें लोकसभा की जो सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? 550। वर्तमान में लोकसभा सीटों की सदस्य संख्या कितनी है? 543 है दोस्तों। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात प्रथम बैठक हुई थी। तो पहली लोकसभा के गठन के पश्चात प्रथम बैठक 13 मई 1952 को दोस्तों हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 को। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के 12 सदस्य। मैंने अभी बताया आप लोगों को, नहीं, लोकसभा में 2 करता था, राज्यसभा में 12 करता था, कुल 14 होते थे। लेकिन आंग्ल वाला, जो आंग्ल समुदाय के लोग 2 जो निर्वाचित करता था, उसको खत्म कर दिया, है नहीं, मनोनीत करता था, सॉरी, क्योंकि मनोनीत करने में और निर्वाचित करने में दोनों में अंतर है, ये भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 80 के अनुसार 12 सदस्यों का कर सकता है मनोनीत। किस सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है दोस्तों? राज्यसभा का। प्रधानमंत्री होता है, आपको पता है। नहीं, उप प्रधानमंत्री नहीं, मैं कहां दिमाग जा रहा है, उपराष्ट्रपति, ठीक है।
राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। कितनी बार क्वेश्चन आएगा यार? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है? 108। अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक दोस्तों होती है। क्यों करते हैं संयुक्त बैठक दोस्तों? पहले ही मैंने आप लोगों को बताया होगा। अगर कोई बिल दोस्तों आया है और राज्यसभा और लोकसभा में उस बिल को लेकर क्या हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए और राज्यसभा उस बिल को पास ना करे, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राज्यसभा और लोकसभा की। और संयुक्त बैठक में दोस्तों ज्यादातर बिल पास हो ही जाता है, क्योंकि उसमें संख्या कितनी है? 550। आप देख लीजिए, उसमें 250 है, आधे हैं। तो ज्यादा बहुमत किसका हो जाएगा? लोकसभा का। लोकसभा से अगर कोई बिल आया तो आसानी से पास कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही दोस्तों अध्यक्षता करते हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। तो संसद के अधिकारियों कौन कौन सम्मिलित है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष हाँ है, लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा महासचिव, राज्यसभा सभी हैं भैया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को, देखो, अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है दोस्तों? आर्टिकल 253। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को प्रभावित करता है? आर्टिकल 110। धन विधेयक 110 है नी। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए दोस्तों? 14 दिन के अंतर्गत है नी। वित्तीय विधेयक के प्रस्तुत करने के विषय में, जो वित्तीय विधेयक का दोस्तों प्रस्तुत करने के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा? यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कोई की जाती है दोस्तों? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। और लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं कुल। कितने सदस्य? 22 सदस्य। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। पूछ लेता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22। और जो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं उसमें लोकसभा से कितने होते हैं? 15। और राज्यसभा से कितने होते हैं दोस्तों? 7। ये बात ध्यान रखेंगे। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत हो जाता है। आपको पता होगा जितना जो वित्त विधेयक होता है दोस्तों वो लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। दोबारा आ गया क्या? नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थगन, मतलब कौन से आर्टिकल के अनुसार दोस्तों नए राज्यों को प्रवेश मिल सकता है और स्थगन मिल सकता है? तो अनुच्छेद 2। आपको पता होगा, भाग 1 अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं या नामों से परिवर्तन की शक्तियां संसद में निहित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 3। ठीक है। डैश को तेलंगाना औपचारिक तौर पर भारत का राज्य बना था दोस्तों 2 जून 2014 को। तेलंगाना 2 जून 2014 को दोस्तों तेलंगाना भारत का औपचारिक रूप से राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी में दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों शेयर भी करें। इतनी ही मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।